नमस्कार, मैं हूं प्रभु पटेरिया। अनादि शख्सियत में आज हमारे साथ है मध्य प्रदेश की वो हस्ती जिसको भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने अपनी टीम में महत्वपूर्ण स्थान और दायित्व दिया है। मध्य प्रदेश की सरकार में वो मंत्री पद को सुशोभित कर चुके हैं और अभी भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पूरे देश में नई जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं मध्य प्रदेश के वो शख्स लाल सिंह आर्य जी से। आर्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। लाल सिंह जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के बहुत सारे नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े नेता हैं, थावरचंद जी गहलोत जैसे नेता हैं। आपको इस दायित्व के लिए क्यों चुना गया? मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का निर्णय है। मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी कैसे कर सकता हूं, लेकिन मैं उनके प्रति आभार व्यक्त कर सकता हूं कि एक कारीगर के लड़के को, एक मजदूर के लड़के को एक बार नहीं कई बार चुनाव लड़ाया और भारतीय जनता पार्टी के मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रदेश महामंत्री और अब अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। तो मुझे लगता है ये नेतृत्व का विश्वास है और उन्होंने जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूं, ये हमारी प्राथमिकता कहीं ना कहीं रहेगी। ऐसा मान के चलते थे कि लाल सिंह जी मध्य प्रदेश में ही राजनीति करेंगे, फिर मंत्री बनने का उनको अवसर मिलेगा। जिस तरीके की परिस्थितियां बनी थी, चुनाव था, तो ये भी खबरें आ रही थी कि आप चाहते थे कि आपको गोहद से टिकट मिले। उस बीच में आपको ये दायित्व दिया गया, तो भूमिका आपकी बदली है। पूरे देश अब आपके जद में आ चुका है। एक बड़ा वर्ग है समाज का जिसके लिए आपको काम करना है। तो क्या लक्ष्य निर्धारित किया है आपने अपने कार्यकाल के लिए? मुझे लगता है कि मैं 1984 से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूं। टिकटों के लिए भी मैंने कभी भागदौड़ नहीं की है, जिम्मेदारियां लेने के लिए भी कभी मैंने खुद जाकर नहीं कहा है कि मुझे जिम्मेदारी दीजिए, लेकिन पार्टी के नेतृत्व को मुझ में कहीं ना कहीं भरोसा है। और इसलिए जब भी मेरे बारे में निर्णय हुआ है, पार्टी के नेतृत्व ने किया है। वो जो जिम्मेदारी तय की है, मैंने एक सैनिक की तरह पार्टी की जिम्मेदारी को संभाल कर उसके मुताबिक काम कर सकूं, नेतृत्व का विश्वास जीत सकूं और जो जिम्मेदारी दी है उसके हिसाब से काम कर सकूं, ये मैंने कोशिश की है। स्वाभाविक है, राजनीति में कोई कार्यकर्ता किसी भी राजनीतिक दल का हो, उसको लगता है कि मैं काम कर रहा हूं तो मुझे भी टिकट मिलना चाहिए, मुझे भी जिम्मेदारी मिलना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि पिछला जो चुनाव हुआ है उसमें परिस्थितियां कुछ और थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उन 22 कांग्रेस के विधायकों ने इस्तीफा देकर बनाया था, तो स्वाभाविक है, जिसे बलिदान भी कह सकते हैं, इसे बड़ा निर्णय कह सकते हैं। और पार्टी की भी जिम्मेदारी बन जाती थी कि उन्होंने इस्तीफा दिया है तो उनको ही टिकट मिलना चाहिए। इसलिए हमारी भी उसमें सहमति थी कि उनको टिकट मिलना चाहिए। और पार्टी ने जो जिम्मेदारी मोर्चे की दी, उसके नाते 25 विधानसभा क्षेत्रों में 49 बड़े कार्यक्रम अनुसूचित जाति के हमने किए हैं। और हमारी प्राथमिकता होगी कि देश भर में अनुसूचित जाति का जो बड़ा वर्ग है, कई राज्यों में 24% है, किसी में 17% है, विभिन्न राज्यों में विभिन्न दलों की सरकारें हैं, वहां हमारा जो अनुसूचित जाति का एक बड़ा वर्ग है उसको शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उनके साथ कोई दोयम दर्जे का व्यवहार तो नहीं हो रहा, उनको केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे मिले। वो बाबा साहब अम्बेडकर के जो सपना था, संविधान की जो आत्मा है कि सबको न्याय मिले, सबको समानता मिले, सबको पैरों पे खड़ा करना है, जैसा प्रधानमंत्री जी का निर्णय है आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो कैसे बनाना, वो रास्ते क्या हो सकते हैं। मुझे लगता है कि नीचे संगठन का गठन करके फिर इन चीजों की तरफ उनकी सरकार की योजनाओं का लाभ मिल जाए, इस और कहीं ना कहीं मोर्चा काम करेगा। हमारे महापुरुष है, उनके भी बताए हुए मार्ग को लोग अनुसरण करें, मोर्चा उसमें क्या भूमिका अदा कर सकता है, उसके बारे में भी हम विचार करेंगे। आपने आज भोपाल में भी एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें आपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आगे की रणनीति बताई है। तो एक कार्यक्रम दिया है आपने, संविधान दिवस से शुरू करके और अंबेडकर जी के उसमें योगदान तक आप वो कार्यक्रम करने वाले हैं। तो क्या इन कार्यक्रमों की श्रृंखला कैसी होने वाली है? क्या इसमें कार्यकर्ता ही जुड़ेंगे या समाज के और भी लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा? मुझे लगता है कि राजनीति में 3 चरण होते हैं, एक रचनात्मक होता है, संगठनात्मक होता है, एक आंदोलनात्मक होता है। संगठनात्मक हमारा कार्य है कि मतदान केंद्र तक
कार्यकर्ताओं को खड़ा करना, और रचनात्मक कार्यक्रम है कि मोर्चे के माध्यम से हमारी जो महापुरुषों की जयंतियां हैं, पुण्यतिथियां हैं, कुछ हेल्थ के कैंप हो सकते हैं, कुछ संगोष्ठियां हो सकती है, कुछ वृक्षारोपण के कार्यक्रम हो सकते हैं, गरीबों को कुछ मदद हो सकती है, सरकार की योजना दिलाने के लिए कैंपेन हो सकता है। ये रचनात्मक कार्यक्रम भी मोर्चा की भूमिका में कहीं ना कहीं आता है, और इसलिए मोर्चा के अध्यक्ष होने के नाते मेरी इस प्रकार की सोच है कि जिसको अभी तक, क्योंकि सत्ता केंद्र में 57 साल कांग्रेस की रही, मध्य प्रदेश में 45 साल रही जी। इसके बावजूद भी हिंदुस्तान में 65% गरीब आदमी है, इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं कांग्रेस है। लेकिन हमारी पार्टी का भी लक्ष्य है अंत्योदय, पथ है अंत्योदय, प्रण है अंत्योदय, और नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि हमको अंत्योदय को लक्ष्य मानकर काम करना है। इसलिए उनकी जो योजना है आप देखेंगे, चाहे वो 8.5 करोड़ गरीबों को गैस सिलेंडर देने का काम हो, शौचालय बनाने का काम हो, एक भी पैसे का भ्रष्टाचार नहीं हो, इसलिए 32 करोड़ लोगों के बैंक के खाते हो, आयुष्मान योजना में इलाज होने का काम हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा 1 करोड़ 22 लाख जाति प्रमाण पत्र 50 साल की गारंटी बिना मांगे बनाने का काम हो, तब मैं मंत्री था, चाहे उनके जातिगत जो परसेंटेज है उसके अनुसार बजट देने का काम हो, चाहे उनके बच्चों को विदेश पढ़ाने का काम हो, चाहे ग्रामोदय विद्यालय खोलने का काम हो, कुछ कुल मिलाकर संगठन के माध्यम से भी रचनात्मक काम हो सकते हैं और सत्ता के माध्यम से भी और ताकत से रचनात्मक कार्यक्रम हो सकते हैं। इसमें मोर्चा की भूमिका भी स्थापित हो, इसमें हमारी भूमिका और अच्छी क्या हो सकती है। संविधान दिवस इतने जोर शोर से जो मनाया जा रहा है बार बार, ये क्या इंगित करता है? मुझे लगता है कि इस देश के हुक्मरानों से बहुत बड़ी चूक हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। देश की आजादी के बाद भारत की आत्मा, भारत का राजधर्म, भारत का लोकतंत्र हमारी संविधान में बसता है। महापुरुषों की पुण्यतिथियां, जयंतियां मनती हैं, उनका अनुसरण करने के लिए हमें जीवन में धारणा करना है। लेकिन संविधान दिवस आज तक मनाने का निर्णय ही नहीं हुआ। 2015 में माननीय मोदी जी जब बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण बंबई में करते, वहां घोषणा करते हैं कि अब संविधान दिवस भी मनेगा, क्योंकि ये देश संविधान के मुताबिक चल रहा है, सत्ताएं संविधान के मुताबिक चल रही हैं, लोग संविधान का कहीं ना कहीं सम्मान करते, कानून का राज संविधान के माध्यम से चलता है, उसका दिवस मने ये नरेंद्र मोदी जी ने इस हिंदुस्तान में किया है। और केवल यही नहीं किया है, बल्कि उन्होंने ये भी किया है कि सरकार बनने के बाद लगातार 3 दिन तक संविधान पे जो डिबेट दिन रात हुई, वो एक देश के लिए प्रेरणा थी, क्योंकि हमारी संविधान कागज की किताब नहीं है। हमारा संविधान कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास और आस्था है। वहाँ सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, बंधुत्व, समता, ये बात कहीं ना कहीं कही गई है। इसलिए संविधान पर जब बहस होगी, उसका दिवस जब मनेगा, तो कहीं ना कहीं लोगों के मौलिक अधिकार क्या हैं, लोगों के कर्तव्य क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं, उन चुनौतियों को संविधान के माध्यम से, कानून के माध्यम से कैसे समाधान किया जा सकता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं पार्टी का हेतु ये है, और मैं गौरव से कह सकता हूं कि हम उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसका राजनीतिक दल, जिसका नेतृत्व अपने पार्टी के निर्णय में संविधान दिवस मनाने का निर्णय करता है, उस पर डिबेट करने का काम करता है। एक लंबे समय तक सत्ता में 57 साल कांग्रेस रही, मध्य प्रदेश में 45 साल रही, वो कभी ये निर्णय नहीं कर पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर ये आरोप लगाती है कांग्रेस, और दूसरे दल भी आरोप लगाते हैं कि वो संविधान बदलने में लगे हुए हैं। मुझे लगता है ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की उसी भ्रांतियों की तरह है जिस प्रकार से उन्होंने अभी कुछ भ्रांतियां पैदा करने का काम किया है। मैं नंबर 1 पे चलता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में 370 धारा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एकता के लिए घातक होगी, क्योंकि संविधान सबके लिए है। नंबर 1 गलती की उस समय कांग्रेस की पार्टी ने 1975 में आपातकाल लगाया, न्याय को बंधक बनाया, लोकतंत्र के प्रहरी पत्रकारों की आवाज बंद करने की कोशिश की, जिन्होंने भी सही बात कही जेलों में ठूस दिया गया। तो कुल मिलाकर संविधान को बदलने का काम, संविधान को अपमानित करने का काम, संविधान प्रारूप समिति के जो महापुरुष थे, और अंबेडकर जी भी उसमें एक थे, मुझे लगता है कि ये जो किया कांग्रेस ने पाप, उसमें उन महापुरुषों का अपमान था।
भारतीय जनता पार्टी ने तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि 370 नहीं होना चाहिए, उसको हटाने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी गरीब घर से निकले तो उनमें ये ताकत थी कि पत्रकार पूछते हैं कि तुम्हारा देश कैसे चलेगा, किस आधार पर चलाओगे, तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मेरा देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार चलेगा। ये कांग्रेस का प्रधानमंत्री कभी कह ही नहीं पाया। मोदी जी जो ये कहते हैं कि सब देश बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के अनुसार चलेगा, लेकिन मोदी जी जब सीए का कानून लाते हैं तो पूरे देश में विवाद होता है। मोदी जी जब किसानों के हित का जो कानून कहा जा रहा है वो 3 एक्ट लाते हैं, तो उसको लेकर आप देख रहे हैं किसान आंदोलन कर रहे हैं, और जिस वर्ग का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उस वर्ग के बहुत आयत लोग किसानी भी करते हैं, तो इससे कैसे निपटेंगे आप? मुझे लगता है 2 पहलुओं पर इस पर देखना पड़ेगा। एक तो सीए के मामले में सबको दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान में हमारी जो 23% आबादी उस समय विभाजन के समय थी जी। उस पर अत्याचार किया, अनाचार हुआ, बलात्कार हुए, धर्मांतरण जबरिया हुए, लोगों की जमीन पर मकान पर कब्जा कर लिया, और इस कारण से वहां से प्रताड़ित होकर जो SC ST के लोग, कुछ बौद्ध धर्म के लोग, जैन धर्म के लोग, कुछ पारसी लोग, कुछ सिख और पंजाबी लोग भी वहां से आए। तो कुल मिलाकर उनको अगर हिंदुस्तान की नागरिकता मिलेगी तो नहीं मिलेगी तो कहां मिलेगी, लेकिन उसमें एक षड्यंत्र हुआ कांग्रेस की तरफ से। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए नहीं है, जबकि मुसलमान पाकिस्तान में अल्पसंख्यक नहीं है, वो वहां के अल्पसंख्यक के लिए थी। लेकिन षड्यंत्र एक कांग्रेस ने किया, कम्युनिस्टों ने किया, कुछ तथाकथित संगठनों ने किया कि एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर की महात्मा गांधी को उस आंदोलन में तस्वीर लेकर चल रहे थे, दूसरी ओर हमको ये सोचना है, देश को ये सोचना है कि जो अम्बेडकर महात्मा गांधी की तस्वीर लेकर चल रहे हैं, उन अम्बेडकर ने संविधान में बसें जलाना, मकान तोड़ना, झंडा जलाना भारत का, इसको गैरकानूनी माना है। महात्मा गांधी ने अहिंसात्मक आंदोलन किए है, तुम हिंसा कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि तुम बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी का भी अपमान कर रहे हो। इसलिए सीए में भी एक षड्यंत्र हुआ। अब आज के बाद कौन क्या कह रहा है, कोई कह रहा है क्या? लोगों को भपड़ करना था, देश का नुकसान करना था, वो कर दिया, लेकिन आम जनता को पता पड़ गया कि नहीं, सीए से किसी को नुकसान नहीं है। और जो बार बार गृह मंत्री कह रहे थे, प्रधानमंत्री कह रहे थे, हम लोगों ने पुस्तक छाप के अल्पसंख्यकों के बीच में मीटिंग की, हमने उनको बताया। इसी प्रकार से किसानों के हित के जो 3 विधेयक पास हुए हैं जी। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, किसानों का शोषण इन 3 विधेयकों के लागू होने के कारण शोषण उनका बंद होगा, बिचौलिए दूर होंगे। कई जगह इस प्रकार का होता था कि बीच में बड़े बड़े बिचौलिए खरीद के सरकार को देते थे, ये बिचौलिएपन बंद हो जाएगा। प्राइवेट सेक्टर की कोई चीज आएगी, अगर वो किसान के पास खेत पे जाएगी तो किसान की जमीन पे कब्जा नहीं कर रही, उसकी किसान की जो खेती है उस खेती का मूल लगाएगी। किसान को मालूम है कि हमारी खेती में 20 कुंटल गेहूं होता है, अगर प्राइवेट कोई एजेंसी है या कोई खरीदार है वो ये कहता है कि हम आपकी फड़ी हुई फसल की कीमत देना चाहते हैं, तो किसान को अधिकार है, वो 22 की जगह 25 कुंटल भी कह सकते हैं। अच्छा कानून है, तो आप लोग समझा क्यों नहीं पाए लोगों को इसके बारे में? मुझे लगता है कि सरकार ने संविधान संसद के माध्यम से, देश के हमारे जो मंत्रीगण हैं उनके द्वारा, प्रेस के माध्यम से, टेम्पलेटों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये बातें कहीं ना कहीं बताई जा रही है, लोगों को जानकारी भी है। पूरे देश के प्रांतों में कहीं इस प्रकार का कोई विषय है ही नहीं, किसान कह रहे हैं कि हमारा कोई नुकसान है ही नहीं, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और तथाकथित उनके जो शाहीन बाग के बैठे हुए तमाम इस प्रकार के जो लोग थे, जो विदेशी फंडिंग लेकर इस देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसानों के मुद्दे में भी षड्यंत्र करके भाजपा की सरकार को परेशान करने का काम कर रहे हैं। इसको क्या माने कि क्या वोट बैंक पॉलिटिक्स हो रही है? आप पहले भी आरोप लगाते रहे कांग्रेस वोट बैंक पॉलिटिक्स करती है, बसपा भी लगभग वही करती है। मैं ये कह सकता हूं, जिस वर्ग को आप देखते हैं उस वर्ग को वोट बैंक क्यों माना मैं ये कह सकता हूं, कांग्रेस ने और कम्युनिस्ट ने वोट की राजनीति गंदी नहीं की होती तो आज देश बहुत सक्षम होता। 35 साल कम्युनिस्ट पार्टी पंजाब में सरकार में रहती है, फिर भी हमारे बहनों के बदन पर एक धोती होती है, उसी में बच्चा लिपड़ा हुआ होता है, उसी वही बदन पर लिपड़ी होती है। क्या कारण है कि मजदूरों के नाम पर सत्ता बनाने वाले 35 साल में गरीबी दूर नहीं कर पाए? क्या कारण है कि 57 साल गरीबों के नाम पर, किसानों के नाम पर सत्ता चलाने वाली कांग्रेस गरीबी दूर नहीं कर पाई? इसका मतलब यह है
कि देश उनके लिए प्रायोरिटी नहीं है, सत्ता उनके लिए प्रायोरिटी है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट और हम लास्ट। तो क्या आप वेस्ट बंगाल जाने वाले हैं चुनाव के दौरान अपने इस मिशन को? स्वाभाविक है, अनुसूचित जाति मोर्चे का मैं अध्यक्ष हूँ। 5 राज्यों में मई से लेकर और जून जुलाई में चुनाव है। पांडिचेरी है, केरल है, तमिलनाडु है, आसाम है और पश्चिम बंगाल है। इन 5 राज्यों में मोर्चा अपनी भूमिका पार्टी के सानिध्य में, पार्टी के नेतृत्व के प्रभाव में कैसी करना है, एक सैनिक की तरह 5 चुनाव में अनुसूचित जाति मोर्चा एक अच्छी भूमिका, पार्टी को जिताने में क्या हमारी भूमिका हो सकती है, उसके लिए वो विचार कर रही है। इसलिए पार्टी के हमारे जो नेता हैं, चाहे वो हमारे उत्तर प्रदेश के हो, चाहे बिहार के हो, चाहे झारखंड के हो, उड़ीसा के हमारे सारे कार्यकर्ता हैं, हम कहीं ना कहीं उस मोर्चों पर लगेंगे। और विभिन्न राज्यों में भी जब चुनाव होता है तो दूसरे प्रांतों के कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं पार्टी को जिताने के लिए लगते हैं, क्योंकि हम पार्टी हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि पार्टी के माध्यम से हम चुनाव जीतते हैं, तो चुनाव जीतने के बाद जनता की जो सेवा का साधन हमको मिलता है, वो एक ईमानदार, एक पारदर्शी सत्ता हम जो देने का काम करते हैं, जिससे जनता का हम दिल जीतते हैं। इसलिए चुनाव में मोर्चा अपनी भूमिका अदा करेगा। क्या ये कहें कि यदि हम गोहद के उपचुनाव को देखें तो गोहद की जनता ने लाल सिंह आर्य को चुना था, रणबीर जाटव को नहीं चुना भारतीय जनता पार्टी से। लाल सिंह आर्य बिहार चुनाव में गए तो लाल सिंह आर्य को बिहार की जनता ने भी सहमति दी, समर्थन दिया, और वेस्ट बंगाल में भी आपको लगभग वैसी समर्थन की उम्मीद है? मुझे लगता है, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मुझे भगवान करे अहंकार ना है, मैं तो कार्यकर्ता हूँ। मैंने तो पार्टी के चुनाव में गिलहरी की भूमिका अदा की है, मध्य प्रदेश के उपचुनाव में भी, और बिहार में भी मैं 2 बार गया हूँ, 2-2, 3-3 दिन के लिए। एक पार्टी के मोर्चा के अध्यक्ष नाते मेरी जिम्मेदारी थी कि वहाँ के सारे कार्यकर्ता काम में लगे कि नहीं लगे हैं, तो कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है, उस कार्यक्रम की रूपरेखा से लाभ कितना मिलेगा, इस दृष्टि से हम गए थे। कुछ सम्मेलन हुए थे, लेकिन पश्चिम बंगाल में मुझे लगता है और ज़्यादा बड़ी भूमिका में हम लोग रहेंगे। और मोर्चा वहाँ 24% SC का वोट बैंक है, जिसका विश्वास कहीं ना कहीं ममता बनर्जी से हटा है, क्योंकि कम्युनिस्ट के बाद ममता बनर्जी से अपेक्षा वहाँ की जनता करती थी कि गरीबों का, किसानों का, मछुआरों का कहीं ना कहीं लाभ होगा, लेकिन वहाँ ये हो नहीं रहा है। वहाँ की जनता कहीं ना कहीं प्रताड़ित महसूस कर रही है, और इसलिए सत्ता दीदी की जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। मोर्चा की भूमिका भी क्या हो, इसे भी कहीं पार्टी के नेतृत्व के साथ बैठकर हम लोग तय करेंगे। आप यूनिवर्सिटी में कबड्डी टीम के कैप्टन रहे, कबड्डी के अच्छे खिलाड़ी हैं, तो क्या राजनीति भी आपके लिए कबड्डी जैसा ही खेल है कि जब आप आगे बढ़ते हैं किसी ने टांग खींच दी, आप फिर जो है तो सामने वाले के पाले में घुस गए, 2-4 गिराए और फिर आप ऊपर आ गए? मुझे लगता है कि राजनीति खेल नहीं है, राजनीति जिम्मेदारी है। राजनीति वैचारिक पृष्ठभूमि से निकले कुछ सिद्धांत, कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए है, लोगों की जन सेवा के लिए है। कबड्डी खेल है, और इसलिए प्रतिद्वंदी टीम को पराजित करना, उसकी रणनीति बनाना, ये कहीं ना कहीं खेल में रहता है। मैंने कबड्डी में भी सफलताएं प्राप्त की है, और मेहनत पर और परिश्रम के आधार पर ही मैं चुना जाता था, जुगाड़ से नहीं चुना जाता था। 4 बार मैंने यूनिवर्सिटी की तरफ से खेला है, कैप्टन भी रहा हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में रणनीति तो काम करेगी, लेकिन जनता की सेवा के लिए, संगठन के विस्तार के लिए। और कबड्डी अलग है, खेल अलग है, राजनीति अलग है। जो आपकी जो नई टीम बनने वाली है मोर्चा की, क्या वो भी उसी रणनीति के आधार पर बनेगी कि जो सामने वाली टीम को परास्त कर सके, ऐसे लोगों को आप चुनेंगे? और मध्य प्रदेश के कितने लोगों को उसमें प्रतिनिधित्व मिल सकता है? मुझे लगता है कि देश बहुत बड़ा है, मध्य प्रदेश से मैं अध्यक्ष हो गया हूँ, लेकिन विभिन्न प्रांतों को, अनुसूचित जाति की विभिन्न जातियों में, उपजातियों में, भौगोलिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से एक टीम अच्छी बने, इसका हमारा प्रयास रहेगा। अंत्योदय की भी आपने बात की थी, मोदी जी आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कामगार वर्ग वही है देश का। चाहे कोई भी उद्योग ले लीजिए आप, कुटीर उद्योग, घरेलू उद्योग, जो हमारे देश की जो संस्कृति रही है वही लोग काम करते रहे हैं। तो इस वर्ग को क्या आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोर्चा के स्तर पर कोई काम होगा, या सरकारों पर आप दबाव बनाएंगे? मुझे लगता है आत्मनिर्भर बनाने का आदरणीय मोदी जी ने जो
संकल्प लिया है, उसके लिए कुछ प्रारूप तैयार किए हैं, उन प्रारूपों को कानून बना के तब्दील करने का जो उनका लक्ष्य है, मुझे लगता है कि मोर्चा उसका भी अध्ययन करके कैसे लोगों को लाभ मिल सकता है। जैसे पिछले दिनों स्ट्रीट वेंडर को लाभ मिला। तो स्ट्रीट वेंडर कौन है? बहुत गरीब आदमी है। मुद्रा बैंक का पैसा मिला 50,000 बिना गारंटी का, किसको मिला? गरीबों को मिला। सड़क के किनारे लोटा लेकर बैठने वाली कौन है? गरीब परिवार की महिलाएं, उनको शौचालय मिला। गरीब के चूल्हे में हाथ किसके जलते थे? वो किसी धर्म जाति के नहीं जलते थे, गरीब महिलाओं को जलते थे, उनको गैस सिलेंडर देने का काम किया। आयुष्मान योजना में किनको लाभ मिलने वाला है? जो अपने बीमारी के कारण या तो घर गिरवी रखते थे, जमीन गिरवी रखते थे, उन गरीबों को दिया है। तो आत्मनिर्भर भारत में भी जैसे आपका परसों रेलवे मंत्री का स्टेटमेंट आया कि डबूले कहीं ना कहीं रखेंगे, तो हमारा प्रजापति समाज का जो हाथ का बनाया वो डबूला गायब हो गया, वो कहीं ना कहीं आ जाएगा, प्लास्टिक बंद हो जाएगी, इससे हमारी जमीन को भी ताकत कुल्लड़ मिलेगा। एक ऐसा वर्ग है जिस पर आप लोगों ने ध्यान दिया था मध्य प्रदेश में जब आप मंत्री थे, विमुक्त घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ जो जातियां हैं, वो समाज की धारा से आमतौर पे बहुत ज़्यादा कटे हुए लोग हैं, तो उनको मुख्य धारा में लाना, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना, इसको लेकर एक मुझे लगता है कि पूरे देश में ये जातियां बड़ी तादाद में बिखरी पड़ी हैं और जिनका कहीं सर्वे भी नहीं था पहले। मध्य प्रदेश में तो आप लोगों ने सर्वे कराया था कि उन कितनी संख्या है, तो ये कहीं आपके रडार पे हैं क्या? स्वाभाविक है कि केवल हमारे राडार पर नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, उसमें ही है कहीं ना कहीं। अंत्योदय यानी कि अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति का, और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रही है। पक्के मकान 70 साल में सभी को बना के दिए जा सकते थे, लेकिन नहीं बनाए, वो मोदी जी बना रहे हैं 2022 तक सब। इसका मतलब है गरीब का उत्थान, विकास हमारे कहीं ना कहीं टारगेट में है। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने एक शिक्षा नीति एक देश, ये जो शिक्षा नीति में परिवर्तन किया है, ये कहीं ना कहीं गरीबों को शिक्षित करने में बहुत काम आएगा। और मुझे लगता है ये भी जो सपना बाबा साहब अम्बेडकर का था कि शिक्षित बनो, शिक्षा का ताला खुल जाएगा, विकास के रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। एक शिक्षा नीति के माध्यम से कहीं ना कहीं मोदी जी का संकल्प और सपना यही है कि नीचे बैठे हुए गरीब से गरीब आदमी को शिक्षा मिल सके। इसलिए आपने सेटअप देखा होगा, वो सेटअप इसी प्रकार का बना है कि सभी उसमें कहीं ना कहीं आ जाएं। कांग्रेस पार्टी और बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने, खासकर नरेंद्र मोदी जब से आए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ले लिया, उनसे महात्मा गांधी को ले लिया, अब ऐसा लग रहा है कि आप अम्बेडकर जी को भी अपने यहाँ लेने वाले हैं। कांग्रेस के पास कौन नेता बचेगा फिर इस स्थिति का? मुझे लगता है हम जिस पृष्ठभूमि से निकले हैं संघ से, वहां अखंड भारत का नक्शा कहीं ना कहीं हमको दिया जाता, समझा जाता है। उस अखंड भारत के नक्शे को देखेंगे तो ये नहीं है कि उसमें संघ के सरसंघचालक ही, उसमें अंबेडकर जी का फोटो भी है, उसमें वाल्मीकि जी का फोटो भी है, उसमें रविदास जी का फोटो भी है, उसमें कबीर जी का फोटो भी है, उसमें मुस्लिम समाज के धर्मावलंबियों के लोग भी हैं, उसमें बौद्ध धर्म के लोग भी हैं। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी धर्म और जाति के आधार पर नहीं, सामाजिक समरसता के आधार पर, सामाजिक धार्मिक सद्भाव के आधार पर आगे बढ़ रही है। और इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का जो सोचना है, जो मानना है, वो ही कहीं ना कहीं पल्लवित हो रहा है, पुष्पित हो रहा है। अच्छा, एक लव जिहाद का कानून आजकल बड़ा चर्चा में है। उत्तर प्रदेश सरकार ले आई, मध्य प्रदेश सरकार ला रही है, शिवराज जी भी कह रहे हैं कि वो हम कानून लेकर आ रहे हैं, तैयारियां भी चल रही हैं। ये कैसे दिखते हैं जब आप कह रहे हैं कि आप धार्मिकता को प्रश्रय नहीं देते हैं, तो फिर धर्म के नाम पर नया कानून लाने की जरूरत? मुझे लगता है कि बहुत दिनों से आप देख रहे हो, मैं भी 3-4 साल से महसूस कर रहा हूं, एक योजनाबद्ध तरीके से, एक प्लानिंग के तरीके से लोगों के, लड़कियों के साथ घुल मिल जाना, उनके साथ जबरदस्ती परगला के शादी करना, एक बड़े सपने दिखाना, उसके बाद बीच में छोड़ देना। शादी कोई सौदा नहीं है जी। शादी समर्पण है, समर्पण के साथ शादी हो, मोहब्बत के साथ शादी हो, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन केवल हमारी बहनों को, माताओं को खिलौना बनाकर उनको गली में छोड़ देना भटकने के लिए, ये अत्याचार है, ये अपराध है, ये क्रूरता है।
और इसलिए चाहे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हों चाहे मध्य प्रदेश के हों, लव जिहाद की बात उनके लिए कही गई है जो अत्याचार करते हैं, जो खिलौना बना के छोड़ देते हैं। इन लोगों के लिए ये कानून बनना है। कानून अगर नहीं बनेगा तो लोग डरेंगे कैसे? जी मैंने कहा अनुसूचित जाति जनजाति के साथ अत्याचार होता था, कानून बना तभी तो अपराध कम हुए। कानून बना इसी के कारण तो लोग मर्डर कम करते हैं, क्योंकि मालूम है 302 में जेल जाना पड़ेगा। आप भजन भी बहुत अच्छा गाते हैं, गजल भी बहुत अच्छी गाते हैं, सुनते भी बहुत हैं, तो कोई भजन या गजल आप सुनाना चाहेंगे? अब कॉलेज के समय में थोड़ा शौक था। स्टूडेंट लाइफ में एक टीम होती है, मित्रता होती है, उस समय कहीं ना कहीं संगीत प्रतियोगिता में भाग लेते थे और उस समय गुनगुनाया करते थे। अब तो बहुत सारी चीज याद नहीं है। बस मैं तो इतना कहना चाहता हूं प्रभु से, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो प्रभु इतनी शक्ति दे कि मैं जिस जगह पे चला हूं, जिस जन सेवा के रास्ते पे चला हूं, मेरे साथ खड़े रहो, मुझसे कोई गलतियां नहीं हो, मैं गलत रास्ते पे नहीं जाऊं, अच्छे रास्ते पे चलकर जन सेवा के संकल्प को पूरा करूं। यही प्रार्थना परम पिता परमात्मा से करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको लाल सिंह जी हमारे साथ चर्चा में। तो सुना आपने लाल सिंह आर्य जी की रूपरेखा। पूरे देश में समरसता का प्रचार प्रसार करना है। अंत्योदय की जो भावना भारतीय जनता पार्टी की है, उस भावना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं, उस काम को लोगों तक पहुंचाना, विकास के जो कार्य केंद्र और राज्य सरकारों ने शुरू किए हैं, उसका पूरा पूरा लाभ उस वर्ग को दिलाना जो वंचित वर्ग है, उसको समाज की मुख्य धारा में लाकर खड़ा करना। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित जाति मोर्चा एक नई भूमिका में दिखाई देने वाला है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार विकास की बात करती है, लाल सिंह आर्य जी की कार्य योजना भी लगभग वैसी ही दिखाई दे रही है। विकासवादी सोच के साथ वो काम करना चाहते हैं। अनादि शख्सियत में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे किसी नई हस्ती के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।